Shut up! We need to go. Close. वेलकम डियर रॉकर्ड। शुरू करने से पहले ये कमेंट जरूर कीजिए कि इस चैनल पर रिसेंटली एक्सप्लेन की गई मूवीज में आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी और क्यों। अच्छा कमेंट कर दिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने आपके लिए जो मूवी सिलेक्ट की है उसकी कहानी काल्पनिक ही सही, लेकिन फ्यूचर में ये सब कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं चिल्ड्रन ऑफ मैन। मूवी 2006 में रिलीज हुई थी और कहानी की घटनाएं 2027 में होती है। मूवी की शुरुआत में ब्लैक स्क्रीन को दिखाते हैं। बैकग्राउंड में न्यूज चल रही है कि दुनिया में हर तरफ युद्ध चल रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इंसानियत खत्म होने वाली है। एक कॉफी शॉप में कुछ लोग ब्रेकिंग न्यूज को देखते हैं कि दुनिया का यंगेस्ट इंसान जिसका नाम डिएगो रिकार्डो है वो महज 18 साल की उम्र में मारा गया। मतलब पिछले 18 साल से दुनिया में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। सबसे यंग लड़का होने के नाते डिएगो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। लोग उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए घर घर जाते थे। आज किसी ने उसका खून कर दिया है क्योंकि उसने ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया था। ये सुनकर सब बहुत दुखी होते हैं। मूवी का हीरो फेरोन बाहर कॉफी में शराब मिक्स कर रहा होता है। अचानक कॉफी शॉप में ब्लास्ट होता है, पर 2027 में ये सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है, इसलिए इस ब्लास्ट को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। फेरोन अब ऑफिस जाता है। वहां सभी डिएगो की मौत की न्यूज देख रहे होते हैं। फेरोन अपने मैनेजर से वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन लेकर एक ट्रेन में अपने घर की ओर निकलता है। न्यूज में बताते हैं कि दुनिया का हर शहर, हर गांव एक एक करके मिट रहा है, लेकिन लंदन के लोग बिना किसी परेशानी के आराम से रह रहे होते हैं। इसीलिए कई देशों से लोग रिफ्यूजीज बनकर लंदन आ रहे हैं और लंदन में इलीगली घुसने वाले लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। फेरोन अपने स्टेशन पर उतरता है तो वहां कई लोगों को पिंजरे में बंद करके रखा होता है। ये लोग लंदन में आए हुए रिफ्यूजीज हैं। फेरोन अपने बेस्ट फ्रेंड जेस्पर से मिलता है। वहां कई गायों को भी जला दिया गया है। इस दुनिया में क्या हो रहा है और हमारा फ्यूचर क्या है, ये सब डिस्कस करते हुए दोनों कार में जाते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर बैक्सिल नाम की जगह पे लेके जाते हैं। हमारी सरकार इनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करेगी। जेस्पर की बातें सुनकर फेरोन और परेशान हो जाता है। वो एक जगह कार को रोककर कुछ झाड़ियों को हटाता है तो उसके अंदर एक सीक्रेट घर है। जेस्पर जंगल के बीच छुप कर रह रहा है। उसके घर में कई शील्ड्स, अवार्ड और प्रेस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। जेस्पर की पत्नी एक फोटो जर्नलिस्ट थी, लेकिन इंसानियत की बदतर हालत को देखकर वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और किसी से बात तक नहीं करती। जेस्पर फेरोन को ह्यूमन प्रोजेक्ट फैसिलिटी के बारे में बताता है। फेरोन कहता है कि उस फैसिलिटी में जो काम हो रहा है वो एकदम ढोंग है। दुनिया की सारी औरतें मां बनने की क्षमता को खो चुकी हैं। ऐसे में ह्यूमन प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार उनके साथ क्या करना चाहती है। वैसे भी दुनिया मिट चुकी है, अगर बच्चे पैदा भी हो गए तो वो जिएंगे कैसे। हमने तो सब कुछ मिटा डाला। अगले दिन फेरोन सड़क पर चल रहा होता है तो देखता है कि दिन बर दिन रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तभी फिशर्स नाम का एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप फेरोन को किडनैप करके लेके जाता है। ये लोग रिफ्यूजीज के हक के लिए लड़ रहे हैं। इनकी लीडर है जूलिया, जो फेरोन की एक्स वाइफ भी है। फेरोन भी एक एक्टिविस्ट था, लेकिन जब से दुनिया का सत्यानाश शुरू हुआ उसने फैसला कर लिया कि कोई कैसे भी जिए, मुझे इससे क्या। उसने लोगों के राइट्स के लिए लड़ना छोड़ दिया और एक कंपनी में 9 से 5 जॉब करना शुरू कर दिया था। जूलिया फेरोन से एक रिफ्यूजी के लिए ट्रांजिट पेपर मांगती है, क्योंकि उस पेपर के बिना वे रिफ्यूजी को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। दरअसल फेरोन का भाई सरकारी मिनिस्ट्री में काम करता है और आसानी से ट्रांजिट पेपर दिला सकता है, लेकिन फेरोन साफ मना कर देता है। जूलिया अपनी टीम से कहती है कि इसे जहां से लेके आए थे वहीं छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। ल्यूक नाम का एक एक्टिविस्ट फेरोन को एक लेटर देकर कहता है कि अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम इसे पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड पर चिपका देना, हम समझ जाएंगे और तुम्हें लेने आ जाएंगे। वे फेरोन को उसी जगह पर ड्रॉप कर देते हैं। तब सरकारी अनाउंसमेंट की जाती है कि हर औरत को कंपलसरी फर्टिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, वरना उन्हें अरेस्ट कर ले जाएगा। अगले दिन फेरोन अपने भाई से मिलने जाता है, क्योंकि उसने जूलिया की मदद करने का फैसला कर लिया है। मिनिस्ट्री कैंपस में सभी बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के बाहर लोगों का बुरा हाल है। फेरोन का भाई अपना इन्फ्लुएंस यूज करके फेरोन को एक ट्रांजिट पेपर दिला देता है। फेरोन ल्यूक को पेपर देकर कहता है कि मेरे भाई ने गलती से इस पेपर पर मेरा नाम भी डाल दिया है, इसलिए तुम्हारे उस स्पेशल रिफ्यूजी के साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। ल्यूक मान जाता है और एक डॉगी का पोस्टर देता है। फेरोन की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन शायद ये कोई क्लू है। फिर वो एक डॉग कंपटीशन को देखने जाता है। तभी एक औरत उसे वैसा ही पोस्टर दिखाकर अपने साथ लेके जाती है और जल्दी से एक बस में चढ़ती है। फेरोन भी भागकर उसी बस में चढ़ जाता है। ये भी जूलिया का ही प्लान था। वो फेरोन को एक जगह लेके जाती है जहां वो एक लड़की को पिकअप करते हैं। इसी लड़की के लिए जूलिया ने ट्रांजिट पेपर मंगवाया था। इसका नाम है किया। उसके साथ मैरियम नाम की एक व्हाइट औरत भी होती है। रास्ते में एक जली हुई कार पड़ी है और कुछ टेररिस्ट इनकी कार के पीछे पड़ जाते हैं। तभी 2 टेररिस्ट उन्हें बाइक में चेज करते हैं। एक टेररिस्ट उन पर शूट करता है और जूलिया मर जाती है। वो बाइकर फेरोन पर अटैक करने आता है, लेकिन फेरोन उसको धक्का दे देता है। तभी पुलिस आ जाती है और ये लोग अपनी आईडी और पेपर्स दिखाते हैं। वे किया के बारे में पूछते हैं,
तो ल्यूक दोनों पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर देता है। फिर वे जूलिया को पूरी इज्जत के साथ दफना देते हैं। एक्स वाइफ ही सही, लेकिन फेरन उससे बहुत प्यार करता था। बहुत रोता है वो। फिर वे शहर से भागकर एक जगह जाते हैं जहाँ फिशर्स छुपे हुए हैं। रात को मैरियम फेरन को बताती है कि किया आपसे मिलना चाहती है। फेरन उससे मिलने जाता है तो वो गायों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में उसको बताती है। लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? किया कहती है, जूलिया मैडम ने कहा था अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पति फेरन को ही बताना, उनके अलावा तुम किसी पर भरोसा मत करना। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। फेरन समझाता है कि फिशर्स तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किया नहीं मानती और कहती है कि टुमारो नाम की शिप तक मुझे सुरक्षित पहुंचाने का काम आपको ही करना होगा, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है। जब फेरन नहीं मानता तो किया झट से अपनी ड्रेस निकाल देती है। फेरन एकदम शॉक, क्योंकि असल में वो लड़की प्रेग्नेंट है। 18 साल से दुनिया की एक भी औरत प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, लेकिन इस लड़की को प्रेग्नेंट देखकर फेरन चौंक जाता है। तभी ल्यूक भागकर आता है और किया को डांटता है कि तुम ये सब कुछ फेरन को क्यों बता रही हो। पर मैरियम कहती है कि किया की मर्जी है, तुम इसमें दखल मत दो। तब जाकर ल्यूक शांत होता है और फेरन को अंदर लेके जाता है। वहाँ फिशर्स की मीटिंग होती है। टीवी न्यूज में बताते हैं कि फिशर्स की लीडर जूलिया मारी गई। बाकी फिशर्स 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके भाग गए हैं। न्यूज को सुनकर ल्यूक कहता है कि हम किया को बाहर लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इस वक्त हम किया को ह्यूमन प्रोजेक्ट फैसिलिटी तक नहीं लेके जा सकते, हमें प्लान कैंसिल करना होगा। मैरियम को गुस्सा आता है कि इस लड़की को वहां पहुंचाना ही जूलिया का लक्ष्य था। सिर्फ वहां पर इसकी सेफ डिलीवरी की जा सकती है। वहां रिसर्चर्स इस पर स्टडी कर सकते हैं और दूसरी औरतों को भी इससे मदद मिल सकती है। दूसरे फिशर्स कहते हैं कि किया की डिलीवरी यहीं होनी चाहिए। एक औरत चिल्लाती है कि उस लड़की और उसके बच्चे को लेकर आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए, जूलिया का पति किया को उस फैसिलिटी में पहुंचा देगा। फिर उनकी समझ में नहीं आता कि ये लोग किया की प्रेगनेंसी को दुनिया से छुपाना क्यों चाहते हैं। तभी एक फिशर समझाता है कि किया एक रिफ्यूजी है, डिलीवरी के बाद सरकार उसे उसके बच्चे से अलग कर देगी और किया को एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। न जाने उसके साथ वो क्या क्या करेंगे। अब फेरन एकदम चुप हो जाता है। किया कहती है कि जैसा जूलिया ने कहा था मैं उस फैसिलिटी में जाकर ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। अब फेरन भी ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किया को ह्यूमन प्रोजेक्ट में पहुंचाकर ही दम लूंगा। तब कोई आवाज को सुनकर वो बाहर झांकता है तो देखता है सुबह जिन लोगों ने जूलिया को शूट किया था ये वही लोग हैं। उसे पता चलता है कि ल्यूक जूलिया को मारकर फिशर्स का लीडर बनना चाहता था। उसने फेरन को भी मार डालना चाहा, लेकिन फेरन बच गया। ल्यूक चाहता है कि किया का बच्चा यहीं पैदा हो और वो उसे सरकार को देकर काफी अच्छे पैसे कमाए। वो अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि आज रात फेरन को मार डालो। फेरन ये सब कुछ सुन रहा होता है। अब वो रियलाइज करता है कि जूलिया ने किया से ये क्यों कहा था कि तुम फेरन के अलावा और किसी पर भरोसा मत करना। अब फेरन किया के कमरे में जाता है। पहले तो मैरियम उस पर विश्वास नहीं करती और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन किया उसको समझाती है और वो चुप हो जाती है। फिर वे एकदम चुपचाप बाहर निकलते हैं। फेरन वहां पर खड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी को छोड़कर बाकी सबके ब्रेक्स वायर कट कर देता है और चाबियां निकाल लेता है। आखिर में कार में दोनों को बिठाकर कार को धीरे से धक्का देता है। एक जगह पर रास्ता ढलावदार होता है। कुछ फिशर्स उसे देख लेते हैं लेकिन शूट नहीं करते क्योंकि कार में किया बैठी है। वो फेरन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कार कीचड़ में फंस जाती है। फेरन बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालता है और कार को स्टार्ट करके निकल जाता है। बहुत दूर ट्रेवल करने के बाद वे उस झाड़ी के पास पहुंचते हैं जिसके उस तरफ जैस्पर का घर है। फिर फेरन मैरियम और किया को वहां लेके जाता है। जैस्पर और उसकी पत्नी भूत की तरह बैठे होते हैं। फर्श पर खाना और जहर की बोतल बिखरी पड़ी है। ये लोग मर तो नहीं गए, ये सोचकर फेरन उसके पास जाता है तो जैस्पर झट से उठ जाता है। अरे जैस्पर, जहर खाकर मरने वाले हो क्या? नहीं, चूहे ज्यादा आने लगे थे इसलिए खाने में जहर मिलाकर उनके लिए ट्रैप सेट कर रहा हूँ। जैस्पर किया को देखकर एकदम चौंक जाता है। वो इतना खुश होता है कि 18 साल बाद दुनिया में अजूबा हुआ है। आखिर एक लड़की प्रेग्नेंट हो ही गई। वो किया का बड़ा ख्याल रखता है, उसे खाना बनाकर देता है, उसकी मसाज करता है। किया भी बड़ी खुश दिखाई देती है। फेरन पूछता है कि बच्चे का नाम क्या सोचा है। वो कहती है कि लड़का हुआ तो जॉन, लड़की हुई तो मैरी। अरे इतने साल बाद दुनिया में पहली बार बच्चा होने जा रहा है और तुम वही घिसा पिटा नाम जॉन मैरी लेकर बैठी हो। कोई स्पेशल नाम रखो, समझी। इसी बीच जैस्पर ने किया को ह्यूमन प्रोजेक्ट पर ले जाने का पक्का प्लान बना लिया है। बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे तो आसानी से पकड़े जाएंगे। उससे आसान तरीका यह होगा कि तुम रिफ्यूजी की तरह अरेस्ट होकर जाओ। और इस पर सभी हंस पड़ते हैं। अब रात को जैस्पर किया को फेरन और जूलिया के बारे में बताता है कि कैसे वो दोनों मिले, दोनों किस तरह सोशल जस्टिस के लिए लड़े, वगैरह वगैरह। फेरन और जूलिया का एक बेटा भी था जिसका नाम डेलियन था, लेकिन एक पैंडेमिक में मारा गया। फेरन उसकी बातें सुनकर बड़ा दुखी होता है क्योंकि वो अपने बेटे और पत्नी को खो चुका है। रात को वे सभी सो रहे होते हैं। तभी अचानक अलार्म बजता है क्योंकि झाड़ियों की उस तरफ कई लोग आ गए हैं। उनके आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। मैरियम और किया जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हैं। जैस्पर उन्हें एक मैप देकर कहता है कि इसे फॉलो करके जाओगे तो एक स्कूल आएगा, वहां तुम्हें सिड नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलेगा। तुम उससे कहना कि तुम एक सुअर हो,
यही सीक्रेट पासवर्ड है। फिर उसको एक बैग दे देना, बाकी वो संभाल लेगा और तुम्हें एक सेफ जगह पे लेके जाएगा। वहां से तुम इस लड़की को ह्यूमन प्रोजेक्ट पे लेके जा सकोगे। फेरोन जैस्पर को भी बुलाता है, लेकिन जैस्पर कहता है मैं यहीं रुककर उन लोगों को कंफ्यूज करूंगा। उनके जाने के बाद जैस्पर घर आता है और अपनी पत्नी को अपने हाथ से जहर देता है। यहाँ फेरोन जैस्पर को छोड़कर तो नहीं जाना चाहता, पर वो क्या करे बेचारा। उसको एक तरफ किया को वहां पहुंचाना भी तो है, इसलिए वो ऊंची जगह से उनको देख रहा होता है। ल्यू के आदमी जैस्पर को बुरी तरह मार डालते हैं और उसका खून कर देते हैं। फेरोन कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मैप को फॉलो करके किया और मैरियम को उस स्कूल के पास लेके जाता है। वहां एक पुलिस ऑफिसर आकर पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेरोन घबरा जाता है कि ये कहीं दूसरा ऑफिसर तो नहीं। फिर भी वो उसको बैग देकर कहता है कि तुम एक सुअर हो। सुअर किसे बोला बे? ये कहकर वो फेरोन को मारने आता है, लेकिन फिर हंस देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जैस्पर ने मुझे सब बता दिया, मैं ही सिड हूँ। पर जैस्पर ने उसे ये नहीं बताया कि क्या प्रेग्नेंट है। रास्ते में किया का लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो दर्द से बहुत तड़पती है। सिड पूछता है तो फेरोन कहता है कि उसकी तबीयत जरा खराब है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। फिर वो इन्हें रिफ्यूजीज कैंप में जाने वाली बस में चढ़ाकर कहता है तुम लोग वहां जाकर मारिका नाम की औरत से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगी। रास्ते में मैरियम बताती है कि कल सुबह होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा, तभी हम किया को उस शिप में भेज पाएंगे। अब फेरोन को शक होता है कि ये बात लियो को भी जानता होगा, पर मैरियम बताती है कि ह्यूमन प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स जूलिया के अलावा किसी और को कांटेक्ट नहीं करते, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। गाड़ी के हिलने से किया को फिर से दर्द होने लगता है और जैसे ही वह बैगजिल के रिफ्यूजी कैंप में एंटर करते हैं तो किया की एमनोटिक फ्लूइड वाली थैली टूट जाती है, यानी बच्चा डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। इतने में कुछ सोल्जर्स बस में चढ़कर चेक करते हैं। अब किया दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। सोल्जर पूछता है कि इसे क्या हुआ। अचानक मैरियम उसे डाइवर्ट करने के लिए उठकर मंत्र पढ़ने लगती है। वो मैरियम को बिठाकर किया से कहता है कि तुम उठ जाओ, लेकिन फेरोन कहता है कि वो लड़की बहुत देर से यूरिन को कंट्रोल कर रही है, लगता है उसने सुसु कर दिया, इसलिए वो चिल्ला रही है तुम लोग कितने गंदे हो। ये कहकर वो उतर जाता है। ये रिफ्यूजी कैंप बहुत खतरनाक दिखता है। एक सोल्जर फेरोन के हाथ से वॉच निकाल लेता है। इसी बीच किया लोगों की भीड़ के साथ बहती भी आगे चली जाती है। किसी तरह वे कैंप के अंदर पहुंचते हैं तो वहां कई लोग अपने रिश्तेदारों की फोटोज दिखाकर पूछताछ कर रहे होते हैं। इसी बीच दो आदमी किया को छेड़ते हैं, लेकिन फेरोन उनको धक्का दे देता है। आखिर में मारिका नाम की औरत को ढूंढ लेते हैं। मारिका पैसों के बदले उन्हें कैंप के अंदर एक जगह पर लेके जाती है। एक लालटेन की रोशनी में फेरोन किया की डिलीवरी करता है और किया एक हेल्दी बच्ची को जन्म देती है। अगली सुबह सिड वहां पर आता है और बताता है कि कुछ देर में ये जगह तहस नहस होने वाली है, क्योंकि सोल्जर्स और फिशर्स के बीच जंग छिड़ गई है। किया अपने बच्चे के साथ नीचे लेटी होती है। उसने चादर में अपनी बच्ची को छुपा के रखा हुआ है, लेकिन तभी एक डॉगी वहां कर भौंकता है। सिड पूछता है कि चादर में क्या छुपा रही हो। किया को चादर हटाकर दिखाना पड़ता है कि ये मेरी बच्ची है। सिड तो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर फेरोन से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बचाता हूँ। फेरोन किया को उठाने ही लगता है, लेकिन मारिका उसे उठाने नहीं देती और अपनी लैंग्वेज में जोर से कुछ कहने लगती है। वो सिड की ओर इशारा करके बैडमैन कहकर चिल्लाती है। शायद सिड उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। अब सिड गन दिखाकर उन्हें बाहर लेके आता है। वो इस बच्ची को सरकार के हवाले करके मोटी रकम लेना चाहता है। तभी पीछे से मारिका उसे जोर से धक्का देती है और पीटने लगती है। वो बेहोश हो जाता है। अब मारिका, फेरोन, किया और उसकी बच्ची एक छोटे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा पूरा नहीं खुलता और उन्हें एक छोटे गैप से बाहर निकलना होगा। मारिका बाहर जाकर बच्ची को ले लेती है और किया बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है। अचानक मारिका गायब हो जाती है। किया घबरा जाती है कि वो मेरी बच्ची को कहाँ लेके गई, लेकिन मारिका जल्द ही लौट आती है। वो किसी से मदद मांगने गई थी। फिर किया और फेरोन बड़ी मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं। सिड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेरोन उसके सर पर दे मारता है। फेरोन मारिका से पूछता है कि शिप कहाँ पर आएगा, लेकिन उसे फेरोन की भाषा समझ में आती नहीं। अब फेरोन दीवार पर शिप ड्रॉ करके दिखाता है। मारिका समझ जाती है और उन्हें एक बिल्डिंग में लेके जाती है। बाहर सोल्जर्स और फिशर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। बिल्डिंग में एक आदमी उन्हें रोक लेता है और अंदर अलाउ नहीं करता, लेकिन जब वे बच्ची को दिखाते हैं तो वो तुरंत दरवाजा खोल देता है। वहाँ कुछ बुजुर्ग होते हैं जो 18 साल बाद एक बच्ची को देखकर बड़े खुश होते हैं। वो आदमी बताता है कि 1 घंटे में शिप आ जाएगी, मैं तुम लोगों को वहां लेके जाऊंगा। 1 घंटे बाद वो अपना वादा निभाता है और वे लड़ाई के बीच छुपते छुपाते जा रहे होते हैं। तभी ल्यूक और उसका ग्रुप उन्हें घेर लेते हैं। एक फिशर उस आदमी को शूट कर देता है जो इन्हें शिप तक पहुंचाने वाला होता है। ल्यूक बच्ची को मांगता है, लेकिन इतने में सोल्जर्स उन पर शूट करने लगते हैं और फिर भगदड़ के बीच किया और फेरोन अलग हो जाते हैं। फेरोन बचकर एक बिल्डिंग में घुसता है जहाँ कई लाशें हैं और फिशर्स भी रह रहे होते हैं। तभी एक बच्ची की आवाज आती है और फेरोन धीरे से ऊपर जाता है। किया बच्ची के साथ कोने में बैठी होती है, लेकिन ल्यूक कहता है कि चुपचाप किया और बच्ची को छोड़कर भाग जाओ। इतने में सोल्जर्स की शूटिंग शुरू हो जाती है और वो जगह बिल्कुल ब्लास्ट। ऐन वक्त पर फेरोन किया और बच्ची को ब्लास्ट से बचा लेता है। वहाँ जिंदा बचे लोग इस बच्ची को देखकर रो पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्ची भगवान है और यही इंसानियत को बचाकर आगे बढ़ा सकती है। सोल्जर शूट करते हुए अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन बच्ची को देखते हुए गन नीचे करते हैं और एकदम शांत। ऐसा लगता है जैसे इस बच्ची ने युद्ध को रोक दिया हो। वो फेरोन और किया को कुछ नहीं करते और बच्ची को सेफ जगह पहुंचाने को कहते हैं। फेरोन और किया बच्ची को लेकर दूर चले जाते हैं। मारिका भी उनके साथ आती है और एक अंडरग्राउंड कैनाल में उन्हें छोटे बोट पर भेज देती है।
जब वे बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि वो कनाल इन्हें समुद्र में लेके आया है। हर तरफ धुआं ही धुआं और आसमान में वॉर प्लेन्स उड़ रहे होते हैं। लगता है बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। बोट पर खून देखकर किया बहुत घबरा जाती है कि मेरी ब्लीडिंग अभी भी रुक नहीं रही है, लेकिन ये किया का नहीं, फेरोन का खून है क्योंकि उसे गोली लग गई है। वो कहता है मेरी फिक्र मत करो, तुम हर हाल में इस बच्ची को सेफ रखना और एक अच्छी इंसान बनाना। दोनों टुमारो नाम के शिप का इंतजार करते हैं। किया कहती है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए आपके बेटे का नाम चुना है डेलियन, लेकिन ये तो लड़की है, लेकिन फिर भी मैं इसे डेलियन ही बुलाऊंगी। अब फेरोन स्माइल करता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। किया बेचारी मदद के लिए भी किसी को बुला नहीं पाती और तभी लॉन्ग शॉट में दिखाते हैं कि टुमारो नाम का शिप इनकी ओर आ रहा है और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।